हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। देखिए, आज ये 11th एपिसोड है हमारे वीकली करंट अफेयर्स का। 10 एपिसोड ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं चैनल पे, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वीकली यानी जो हफ्ते भर की न्यूज़ होती है, करंट अफेयर्स की न्यूज़ होती हैं और भी अलग अलग जो टाइप की न्यूज़ होती है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकती हैं, तो उनको हम उनके बारे में एनालिसिस करते हैं डीप में, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हमारी कई तरह की वीडियो है जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, वो हमारे चैनल पर पड़ी है, आप जाके देख सकते हो। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी और रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी या बैंकिंग या डिफेंस या किसी भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, चाहे किसी भी स्टेट से आप रिलेटेड हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। आप में बहुत सारी आपको हेल्पफुल चीज़ें यानी टॉपिक आपको पता चलेंगे इस वीडियो में। तो बिना देर करते हुए आपका आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहली जो न्यूज़ निकल के आई, हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के कुल सोने के भंडारों का 4% सोना नकली निकला है। देखिए, आज तक का ये चीन का सबसे बड़ा फ्रॉड आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। क्या है इसमें, 83,000 किलो सोने में 4% जो गोल्ड निकला है, मतलब 83,000 किलो जो इनके यहाँ का गोल्ड रिजर्व है, एक तरह से गोल्ड है, उसमें 4% जो पार्ट है वो नकली निकला है। अब 4% जो पार्ट है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक तरह से। और ये कहाँ पे निकला है, तो ये वुहान के अंदर। वुहान आपने नाम सुना होगा, ये वुहान वही है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था। और आपको और चीज़ें बता दें, क्या गवर्नमेंट का है ये गोल्ड? नहीं, यहाँ पे एक कंपनी है किंग गोल्ड ज्वेलर्स, किंग गोल्ड ज्वेलर्स करके। तो इन्होंने क्या है, इनका जो सोना है, इन्होंने मतलब जो आपको बता दें, इन्होंने ये एक तरह की बैंक है और प्राइवेट कंपनी भी है, तो इन्होंने अलग अलग बैंकों को सोना देकर लोन लिया था। कितना सोना दिया था? 2.8 मिलियन डॉलर्स का, मतलब 2.8 मिलियन डॉलर्स के बराबर का सोना इन्होंने अलग अलग बैंकों को दिया था और उनसे पैसे लिए थे, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर। अगर आपसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंट्री पूछेगा तो वहाँ पे भी चाइना का नाम है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर कंपनी पूछता है तो किंग गोल्ड ज्वेलर्स यहाँ पे बता दीजिए, मतलब ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, टॉप 10 गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री में भी चाइना फर्स्ट में आता है, ऑब्वियसली वो जाहिर सी बात है, वो आएगा ही। अच्छा, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 400 टन सोना पर ईयर, कितना? 400 टन पर ईयर यहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे? चाइना में, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हाल में ही लेकिन किंग गोल्ड कंपनी से जो पैसा, जब भाई जाहिर सी बात है, तो इनको अलग अलग बैंकों ने पैसा दिया था गोल्ड के बदले में, किंग गोल्ड ज्वेलर्स को। तो जब उन बैंकों ने पैसा मांगा तो उन्होंने क्या कहा कि इनके मुताबिक, यानी किंग गोल्ड ज्वेलर्स के मुताबिक, वो सारा पैसा खर्चा हो चुका था। तो अब ये बोले कि जो, जैसे जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी बैंक में लोन लेने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा कोलेक्ट्रॉल के रूप में, तो इसी तरह से इन्होंने सोना रख दिया था अलग अलग बैंकों में। अब यहाँ पे समझिए, जब आप किसी भी बैंक में सोना, जैसे आपने लोन पे गाड़ी ली, ठीक है ना, अगर आप लोन की किस्तें नहीं चुका पाते हो तो बैंक आपसे क्या करता है, गाड़ी उठवा लेता है और उसको बेच के अपना जो भी ईएमआई वगैरह है, किस्तें वगैरह है, उसको कंप्लीट कर लेता है, मतलब उसका तो लॉस नहीं होगा ना। तो जब इन्होंने बोला, मना कर दिया पैसे देने से, तो बैंकों ने क्या किया कि वो सोना लेके दूसरी बैंकों पर गए और इस सोने को बेचने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, जैसे आप एक तरह से एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर आरबीआई है, ठीक है ना, आरबीआई अगर गोल्ड बाउंड दे के या कुछ भी दे के, गोल्ड दे के अगर अलग अलग बैंकों से पैसे लेती है, तो जाहिर सी बात है आरबीआई इतना बड़ा बैंक है कि कोई भी शक नहीं करेगा, या जाहिर सी बात है कोई भी जांच नहीं करेगा उस सोने की। तो इसी तरह इन कंपनियों ने भी किंग गोल्ड को, जब किंग गोल्ड ने सोना दिया तो इन्होंने जांच नहीं की। लेकिन जब ये किंग गोल्ड वाला सोना बेचने गए दूसरे बैंकों को अपना पैसा रिकवर करने के लिए, तो वहाँ पे भाई थर्ड पार्टी है, वो तो जाँच करेगी, उसको क्या मतलब आप कहाँ से लाए हो भाई, उसको तो अपने मतलब से मतलब है। तो उन्होंने क्या किया, जब सोने की जांच की तो वो सोना जो है वो फेक निकला। कितना? ये जो 4% सोना था ये फेक निकला, मतलब इस कंपनी का जितना भी सोना था अलग अलग बैंकों में वो सब फेक निकला। क्या था भाई उसमें? गोल्ड प्लेटिंग, आपको पता होगा गोल्ड प्लेटिंग, ज्वेलरी वगैरह आती है उनमें गोल्ड की प्लेटिंग कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, तो उसी तरह से सोने पे भी गोल्ड की प्लेटिंग की गई थी। तो ये सारा मामला था, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, और आपको कुछ बता देते हैं। चलिए, और ये चीज़ देख लीजिए कि चीन में इस खोज के केंद्र में हाल ही में इतिहास में सबसे बड़े सोने के जालसाजी का कांड आरोप लगा था, ठीक है ना। जीरो हेबल, अब आपसे कोई पूछ ले कि ये किसकी रिपोर्ट थी, किसने बताया भाई? जीरो हेबल की रिपोर्ट। ये जीरो हेबल एक कंपनी है जो, मतलब एजेंसी है जो रिपोर्ट निकालती है, तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार इसमें न केवल चीन शामिल है, बल्कि ये एक ऐसे शहर से निकला है जो चीन के बारे में निंदनीय है, वुहान,
ठीक है, वहाँ से आपको पता है कोरोना वायरस था। किन गोल्ड द्वारा लेनदारों के कॉफर्स में संग्रहित 83 टन सोना, कितना, 83 टन सोना में 16 बिलियन युआन, युआन के ऋण के रूप में, युआन इनकी करेंसी है चाइना की, चीन के वार्षिक सोने के उत्पादन के 22% और राज्य के 4.2%, कितना, 4.2% के बराबर है। यह 2019 तक आरक्षित है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या किया था, ये सब फ्रॉड करके रखा था किन गोल्ड ज्वेलर्स, तो ये इस बारे में चर्चा में रहा। हालांकि चाइना तो इस समय चर्चा पे ही है, वो ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि आप समय चर्चा पे है, ठीक है ना। दूसरी खबर ने जो निकल के आई, दूसरी न्यूज़ जो निकल के आई, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला आधिकारिक सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है। क्या है भाई एलिमेंट्स ऐप? देखिए, अभी आपको कुछ दिन पहले पता होगा टिकटॉक बैन हो गया था, और टिकटॉक से रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई थी, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है ना। और उसमें मैंने एक आर्टिकल बताया था जिसके अंदर एक प्रावधान था जिसके तहत टिकटॉक को डिलीट किया गया या बैन, हाँ सॉरी, टिकटॉक को बैन किया गया था, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स ऐप बनाया गया है किसने, श्री श्री रविशंकर, एक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका एक बिजनेस मॉडल है। तो उन्होंने इस ऐप को उनके एम्प्लॉयज़ ने इस ऐप को बनाया है और इसे सुपर ऐप बोला है। कितने टेक्नीशियंस ने मिलकर बनाया है, तो 1000 टेक्नीशियंस ने मिलकर बनाया है, टेक एम्प्लॉयज़ ने, ठीक है, टेक क्रिएटर आप बोल सकते हो, उन्होंने बनाया। क्या इसमें खूबी क्या है भाई, ये व्हाट्सएप का भी काम करेगा, एफबी का भी काम करेगा, इंस्टा का भी काम करेगा, और इसमें वीडियो कॉल्स भी पॉसिबल हैं, और इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो नए ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन के अनुसार, अगर मेरी सलाह है तो अभी तो आप इस पर काम चल रहा है तो अभी इसको डाउनलोड मत ही करिएगा, हालांकि आप चाहें तो इसका वर्जन एक बार चेक कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको लॉन्च किसने किया, वेंकैया नायडू। कौन है हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन है हमारे, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट जो है वो न्यूज़, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2030 के दशक में वैश्विक ई कचरा 33%, कितना, 38% बढ़ेगा। क्या है भाई ई वेस्ट? देखिए, आपके घर में पुराने मोबाइल्स, टीवी, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी होते हैं जो कचरा बन चुके होते हैं, जो बेकार हो चुके होते हैं, जो आप फेंकते हो, तो वो एक तरह से ई वेस्ट बोल दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये रिपोर्ट किसने निकाली, तो यूएन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने ये रिपोर्ट जारी की है। कहाँ की ये यूनिवर्सिटी, तो जापान की है यूनिवर्सिटी। इसने बताया कि पूरे वर्ल्ड वाइड में 53.6 मिलियन टन, कितना, 53.6 मिलियन टन के आसपास जो है वो ई वेस्ट है, ठीक है ना। तो ई वेस्ट को एक तरह से इन्होंने कहा है कि कंट्रोल में करो, और कंट्रोल में करने के लिए कुछ नए उपाय जारी किए जाएं। ये रिपोर्ट जो निकलती हैं एक तरह से हमें आगाह करती हैं कि हमें इन चीज़ों पे फोकस करनी चाहिए, इन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, इन चीज़ों पे हमें बेहतर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राज्य विश्वविद्यालय यूएनयू की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2030 के बीच के दशक, यानी 2020 से लेकर 2030 तक का जो बीच का कार्य मतलब होगा टाइमिंग, उसमें ई कचरे में 38% की वृद्धि होगी, 38% की इंक्रीजमेंट होगी, मतलब इंक्रीज होगा इतना। यूएनयू एक वैश्विक थिंक टैंक और स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान है जिसका मुख्यालय जापान में, हेडक्वार्टर जापान में। यूएनयू का मिशन मानव अस्तित्व और विकास और कल्याण की वैश्विक समस्याओं को हल करना है, जो संयुक्त राष्ट्र, उसके लोगों और सदस्यों राज्यों की चिंता है, ठीक है ना। जितनी भी एजेंसीज होती हैं जो रिपोर्ट निकालती हैं, तो उससे जाहिर से होता है, जैसे मैंने बताया, जाहिर होता है कि हाँ, इन फील्डों पर हमें काम करना चाहिए। चलिए, फ्रेया ठकराल को डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर्स 2020 के लिए नामित किया गया। ये फ्रेया ठकराल है, कहाँ से हैं, ये दिल्ली से हैं। दूसरी चीज़, और ये डायना अवार्ड ऑफ रोल ऑफ कॉमर्स किस लिए दिया जाता है, तो अच्छा, इन्हें किस लिए दिया गया, तो ये चीज़ जान लीजिए। इन्होंने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया था जो कचरा उठाने वालों की लोकेशन को डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना। उनकी मदद भी करेगा, डिटेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, जब डिटेक्ट करेगा तो उनकी मदद करेगा। जितने भी कचरा उठाने वाले लोग होते हैं उनकी लोकेशन को डिटेक्ट करके उनकी मदद करेगा। तो ये इन्होंने किया था, ये 13 साल की हैं, इसलिए इनको नॉमिनेशन मिला है डायना अवार्ड्स रोल ऑफ कॉमर्स में। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के आई, भारतीय सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नए पुरस्कार, प्रेरक दौड़ सम्मान की घोषणा की है। देखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे यहाँ चल रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्वच्छता को लेके काम किया जा रहा है, और इंडिया भी इसमें काम कर रहा है। तो इसमें अलग अलग टाइप के जो अवार्ड हैं वो मिलते रहे हैं, चाहे वो टॉप 10 सिटीज़ को मिलते हों या टॉप 5 को मिलते हों, या कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया जाता है। तो उसमें एक नया सम्मान जोड़ा गया है, प्रेरक दौड़ सम्मान। ये कब मिलेगा, तो भाई ये 2021 के लिए चुना गया, मतलब 2021 में प्रेरक दौड़ सम्मान उनको दिया जाएगा जो सबसे बेहतर करेंगे स्वच्छता में, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ निकाल के आई, कृतिका पांडे ने
की कृतिका पांडे की लघु कथा पुस्तक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ये कृतिका पांडे जी हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स को कौन सा पुरस्कार मिला है, या राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार किस बुक को मिला है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, तो आप अगर नाम भी पूछ लेंगे कि किसको मिला है, तो कृतिका पांडे जी को मिला है। किस बुक को मिला है, तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स को बुक को मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम डेली आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर रिकटिंग वगैरह, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक नई न्यूज़ है कि हाल ही में ने ब्यूबोनिक प्लेग नामक नई बीमारी सामने आई। देखिए, इस सब मामले में चीन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है, पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि ये बैक्टीरिया पाया गया है। एक ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो बैक्टीरिया के रूप में पाया गया है। दूसरी चीज़, इसमें सिम्टम क्या होते हैं, इसमें हाथ पैर काले पड़ जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में स्वेलिंग बढ़ जाती है, ग्लैंड करके मैं उसका स्ट्रक्चर नहीं लग पाया, सॉरी उसके लिए। इंटरनल ग्लैंड एक होता है, हमारे ग्रंथि होती है एक तरह से, तो उसमें क्या होता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है और रोगी की मरने की प्रतिशत दर 30 से 70% तक इंक्रीज हो जाती है इस प्लेग के अंदर, है ना। चलिए, और क्या चीज़ें और आप जान लीजिए। इसके बाद क्या होता है कि ये जो मृत्यु दर है 30 से 70% तक बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, ये चूहे के बालों में एक फ्लू, एक जूं टाइप, जैसे हमारे बालों में नहीं होती, एक जूं टाइप पाई जाती है, उसी तरह एक चूहे के बालों में जूं टाइप पाई जाती है। और फिर जो लोग जंगली चूहों के संपर्क में आते हैं या उनका शिकार करके खा रहे हैं, देखिए चाइना में इन सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें बहुत होती है कि लोग किसी को भी पकड़ के खा जाते हैं, है ना। तो ये चूहे को पकड़ के जैसे खा रहे हैं या उनके संपर्क में आ रहे हैं, तो जो फ्लू करके कीट है एक तरह से आप समझ लीजिए, तो उनके शरीर में जाकर काट रही है। किनके, जो लोग खा रहे हैं, जाहिर सी बात है जब वो चूहे खाएंगे तो वो उनके संपर्क में आएगी और उनको जाके काट रही है, जिससे ये प्लेग फैल रहा है। अच्छा, और चीज़, दूसरी चीज़ समझ लीजिए कि जिस 3 प्रकार के प्लेग फैल रहे हैं, कौन कौन से। पहला ब्यूबोनिक प्लेग, जिसका मैंने इसमें जिक्र किया है। दूसरा न्यूबोनिक प्लेग। तीसरा सेप्टिसेमिक प्लेग, ठीक है। ब्यूबोनिक प्लेग, न्यूबोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग। अच्छा, ब्यूबोनिक प्लेग क्या होता है, ग्लैड इन्फेक्टेड होती है इससे, ठीक है ना। जो इंटरनल बॉडी में हमारी ग्लैड होती है वो इन्फेक्टेड होती है। न्यूबोनिक प्लेग में क्या होता है, इसमें जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, इंटरनल ब्रीदिंग सिस्टम है, श्वसन तंत्र, वो इन्फेक्टेड हो जाता है इससे, और फिर प्रॉब्लम क्रिएशन शुरू हो जाती है। जो मृत्यु दर है, जैसा मैंने आपको बताया, 30% से 70% तक बढ़ जाती है। तीसरा जो सेप्टिसेमिक प्लेग है, उसमें क्या होता है, इसमें ब्लड जो है वो हमारा इन्फेक्टेड हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है ना। तो ये एक पैंडेमिक बन सकती है, हालांकि इसमें काम चल रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो ये चीज़ थी ना, मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। दुनिया में गुमशुदा 8वां महाद्वीप जीलैंडिया खबरों में रहा। क्या है भाई ये, देखिए अभी तक आपको पता था कि हमारे जो वर्ल्ड है उसमें 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, तब तक मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये 8वां महाद्वीप जीलैंडिया, इसका नाम क्या बोला गया है, जीलैंडिया खोला गया है। अच्छा, इसका एरिया कितना है, 5 मिलियन किलोमीटर इसका एरिया है टोटल, ठीक है ना। अच्छा, जियोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका ने ये बताया है, किसने बताया, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। इसके एक राइटर है निक मार्टिमर। किसने, निक मार्टिमर ने कहा है ये चीज़ कि जीलैंडिया नामक एक द्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में ये कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। यहाँ पे मैप देख सकते हो, ये जो देख रहे हैं आप पार्ट, ये इसका बाहर दिखता है, जिसमें कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। ये जो 6% हिस्सा है सिर्फ ये बाहर निकला है, और ये जो आप देख रहे हो ये 94% आपको दिख रहा होगा इसमें, ये 94% ये भाग समुद्र के अंदर है, तो ये कभी दिखा नहीं। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बढ़ाया था कि मैपिंग हो रही है समुद्रों की, है ना, समुद्र में पानी में मैपिंग हो रही है, अंडर मैपिंग। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस मैपिंग को क्या नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज़ सामने निकल के आई कि ये जो चीज़ है ये छिपी हुई थी, है ना। जाहिर सी बात है, पानी में ये ऊपर इतना भाग दिख रहा था जिसमें न्यूजीलैंड है। तो अभी तक इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में काउंट किया जा रहा है, लेकिन अभी ये जीलैंडिया 8वां कॉन्टिनेंट निकल के आया है। और इसके बारे में चीज़ें जान लीजिए।
ये चीज़ ये जो गुमशुदा आर्टिकल सॉरी कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में कब कहा गया था? 2017 में पहली बार इसके बारे में कहा गया था, लेकिन तब इन सब चीज़ों के ऊपर कोई बिलीव नहीं कर रहा था। अभी जो ये चीज़ें सर्वे वगैरह हुई है तो इसमें ये चीज़ निकल के आई है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, और अभी ये काम हो रहा था तभी इस कॉन्टिनेंट में, कौन सा काम? मैपिंग वाला काम हो रहा था। तो इस तभी इस देश को इस कॉन्टिनेंट को देखा गया और यह कहा गया कि सिर्फ जैसे मैंने को बताया, इसका सिर्फ 6% हिस्सा है जो बाहर की ओर है और 94% हिस्सा पानी के अंदर डूबा है। और ये जो 6% हिस्सा बाहर की ओर वाला है, ये कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड कंट्री है। और अभी तक इसमें इसे इसे किस में काउंट किया जा रहा था? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पढ़ा जा रहा था। दूसरे हिस्से का नाम न्यू कैलिफोर्निया है। ये जो आप देख रहे हैं न्यू कैलिफोर्निया, और ये कौन सा है? इसको क्या कहा जा रहा था? न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ जाहिर सी बात है, इसमें और भी अगर न्यूज़ेस आई तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि अब 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा मिला है या ढूंढने को, तो आप जीलैंडिया में टिक कर देंगे। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को भारतीय सीमा विवाद के अवगत कराया। क्या है भाई ये? चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा आपको बता देते, फिर आसान बात समझा जाते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जानकारी दी। यह बैठक चीन के साथ सीमा विवाद, तनाव, आर्थिक संकट और कोविड-19 स्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ हुई। देखिए आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 78 में। क्या होता है भाई? देखिए राष्ट्रपति को देश का पहला नागरिक माना जाता है, ठीक है। चल, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। अगर आपसे तीनों सेनाओं का अध्यक्ष पूछा जाए तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसकी सहायता करने के लिए कैबिनेट बनाई जाती है। किसकी? राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए कैबिनेट बनाई जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है इसका अध्यक्ष? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, ठीक है। अच्छा, और चीज़ें जाननी है, जो सारी जानकारी राष्ट्रपति तक पहुँचाता है कौन? प्राइम मिनिस्टर। इसी के चलते हाल ही में चाइना इंडिया के जो विवाद हुए थे और उसको बताने के लिए उसकी रिपोर्ट देने के लिए पीएम ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी। तो कैबिनेट को उसे अगर किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति को कोई सलाह चाहिए होती है तो कैबिनेट सलाह देता है। और कैबिनेट भी अगर ये कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं, जैसे इंडिया चाइना को कोई चीज़ चल रही है, वॉर होने वाला है, अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया कि नहीं पहले बात करना है, तो ये कैबिनेट जो होती है और इनको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए और एक चीज़ जान लीजिए इसके अलावा, अगर आपसे पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है, तो 67 आर्टिकल में राष्ट्रपति के पद के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के पद के बारे में 67 आर्टिकल में बताया गया है। और आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के 244वें स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। चलिए आपको पता होगा कि अलग अलग देशों के ऊपर कब्जा करके रखा था ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिश से यूएसए सबसे पहले आज़ाद होने वाला देश था। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक्स कहाँ पे? यूएसए पे। कब आज़ाद हुआ था? 4 जुलाई 1776 में, ठीक है। और हम कब आज़ाद हुए थे? कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसको सेलिब्रेट करता है, जाहिर सी बात है सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम भी सेलिब्रेट करते हैं और ये भी सेलिब्रेट करता है, ठीक है। 4 जुलाई 1776 को ये आज़ाद हुआ था, लेकिन पूरी तरह से 1783 को इसने काम करना अलग तरीके से शुरू किया था। 1783 को बहुत से लोग मानते हैं, तो ये 83, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के शिक्षा क्षेत्र में उत्थान के लिए समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इन एजुकेशन के अंदर भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर कितने? $200 मिलियन का निवेश किया है, यानी एजुकेशन को यहाँ की अच्छी। देखिए आप अगर आप कंट्री रिलेशन की बात करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे चाइना बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को ऊपर, जैसे पाकिस्तान को फंडिंग दी है, श्रीलंका को फंडिंग दी है और नेपाल को फंडिंग दी है, जिससे बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। तो इसमें अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग देश को, हमें भी यानी इंडिया को भी डोनेशन देना पड़ता है, फंडिंग देनी पड़ती है अलग अलग तरीके से, ताकि जो देश है वो एक तरह से आक्रामक ना हो या देश जो है वो मिल के रहें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें को मैं कभी अलग वीडियो में कवर करूँगा। तो इन्होंने किसके साथ? अफगानिस्तान के समझौता किया है एजुकेशन फील्ड में, कितने का? $200 मिलियन का, ठीक है। चलिए ये पढ़ लीजिएगा आप। चलिए हाल ही में जीन कास्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगर आपको इससे पूछा जाए कि फ्रांस का नया PM कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको ये जवाब देना है जीन कास्टेक्स, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटक को आकर्षित करने के लिए इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है। क्या है भाई, यहाँ किसने शुरू किया है? एमपी गवर्नमेंट ने। क्या चीज़ है? देखिए कैंपेन एक चलाया है, किसके लिए? अट्रैक्शन ऑफ टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए कोरोना वायरस के चलते अब टूरिज़्म जो है वो एकदम से ठप हो चुका है, और जो अलग अलग राज्य हैं उनको टैक्स बहुत ज़्यादा इनसे मिलता है टूरिज़्म से, और इनकी ग्रो भी टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा, ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसके चलते किसने? एमपी गवर्नमेंट ने टूरिज़्म के अट्रैक्शन के लिए इंतज़ार आपका नामक एक जो कैंपेन है वो चलाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज़ें आपसे अगर एग्जाम में पूछा कि इंतज़ार आपका टूरिज़्म किसने चलाया था, तो एमपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन वृक्षासन 2020 जारी किया है। मिशन वृक्षासन क्या है? यहाँ प्लांटेशन की चीज़ें होती हैं अलग अलग गाँव में और ज़िले में और स्कूलों में, तहसीलों में ये प्लांटेशन यानी प्लांट छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो भेजे जाते हैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं पढ़ा रहा था, एक इंटर कॉलेज था वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, तो ये अगले साल की बात है जो गुजर गया 2019। ठीक है ना। तो जब मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था तब भी ये अभियान हुआ था, और ये अभियान का नाम तब कुछ और था शायद, मेरे हिसाब से, मेरे को याद नहीं है, और उस साल में कुछ और नाम था। तो उस साल भी मेरे कॉलेज को समथिंग 500 या 600 पौधे मिले थे, और बच्चों को डोनेट किए गए थे, और सॉरी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे बच्चों को, और उनसे एक तरह से ये बताया गया था कि अगर आपको रिवॉर्ड जीतने हैं या कुछ भी जीतना है तो आपको वो जो पेड़ दिया जा रहा है उसकी केयर करनी है 15 डेज़ तक, 17 डेज़ तक, 30 डेज़ तक। इस तरह के कैंपेन मतलब इस तरह का इनिशिएटिव चलाया गया था, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन एक चीज़ इसके साथ ये भी है, इसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी है कि अब बहुत सारे लोग ये कैंपेन चला तो देते हैं लेकिन इसकी केयर कोई नहीं करता है। तो ये चीज़ जो है वो बेसिक सी है। और इस बार ये नया रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, 25 करोड़ प्लांट, कितने? 25 करोड़ प्लांट का न्यू रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, मिशन वृक्षासन 2020। ठीक है ना। तो इस बार भी जाहिर सी बात है, इस बार भी कैंपेन चलाया गया होगा और अलग अलग जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हों। तो अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्लांटेशन कर रहे हैं लेकिन उसकी केयर भी करिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस 2020 का विषय जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता रहा। क्या है भाई ये? अंतर्राष्ट्रीय दिवस सहकारिता दिवस 2020। अच्छा, आपसे अगर थीम पूछेगा तो थीम आप क्या ये मेन होता है जलवायु कार्रवाई की सहकारिता की थीम क्या थी 2020 की। तो अगर आपसे थीम पूछेगा तो आप थीम क्या बताएंगे? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये इस बार की थीम थी। किसकी? जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की थीम थी ये। क्या? कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता, ये थी इसकी थीम। ठीक है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की। ये कब होता है? तो जुलाई माह के पहले शनिवार में होता है ये। ठीक है, हर साल जुलाई माह के पहले शनिवार में ये मनाया जाता है। चलिए, अमेरिका ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने वाले विदेशी नागरिकों को वापस स्वदेश जाना होगा। अमेरिका में जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, जो अमेरिका में जाते थे लोग पढ़ने, बच्चे जाते थे, तो उनको वापस उनकी कंट्री में भेजने की बात हो रही है। अच्छा, क्या हुआ था ये मैं आपको पूरा बताता हूँ क्या हुआ था। पहले डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि वहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई और भी अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटी है जिसके लिए लोग जाते हैं वहाँ पढ़ने, तो उन यूनिवर्सिटी से इन्होंने कहा था कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए। लेकिन उन लोगों ने कोरोना वायरस के चलते इससे मना कर दिया था पूरी तरीके से। ठीक है ना। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया कोविड-19 की वजह से, तो इन्होंने बाद में ये कहा कि जो भी विदेशी छात्र यहाँ पर रहकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है उसे वापस देश भेज दिया जाए। यानी ऑनलाइन क्लासेस तो भाई कड़ी से भी पढ़ी जा सकती है, इनका कहना ये है। किसका? डोनाल्ड ट्रंप जी का। ठीक है, चलिए तो आपको एक चीज़ और बताते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, जो एक और न्यूज़ लेके आया हूँ तो उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का 117वां स्थान रहा। ये जो सतत विकास रिपोर्ट थी 2020 की, इसमें अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यूएन जनरल असेंबली ने 2015 के अंदर 17 प्रोजेक्ट निकाले थे जिसके अंदर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था उनके अंदर 17 तरह के प्रोजेक्ट बताए थे। वो इनको काम करना था, मतलब अलग अलग जितनी भी कंट्रीज थी 17 टाइप के गोल थे। ठीक है ना। तो
इसके ऊपर ये रिपोर्ट इस बार जारी हुई है और भारत का इसमें 117वां स्थान है। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए, और ये 17 जो गोल थे वो 2030 तक पूरे करने थे। ये गोल आप याद कर लीजिएगा, आप ये गोल गूगल कर लीजिएगा, मैं सॉरी लाना भूल गया हूँ इन गोल्स को कि क्या ये 17 गोल्स थे। तो इनके ऊपर आप इनको 2030 तक काम करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ को बोला गया था। और एक चीज़ जान लीजिए कि इंडिया की 117वीं रैंक आई है, तो आपको पता है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया, तो फर्स्ट में स्वीडन आया है, सेकंड में डेनमार्क आया है और थर्ड में फिनलैंड आया है। ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। चलिए और थोड़ा जान लीजिए, सतत विकास रिपोर्ट अनुसार सतत विकास लक्ष्यों और कोविड-19 के अनुसार SDG सूचकांक 2020 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सूचकांक है, संयुक्त राष्ट्र UN के अधिकांश पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे देय विकास लक्ष्य कोविड-19 महामारी के लिए। चलिए, भारत ने 61.92 के स्कोर के साथ 117वां स्थान हासिल किया है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, ठीक है ना। आपसे पूछ सकता है, इसमें 17 और बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसमें जो मेन चुनौतियां हैं, भूख, अच्छा स्वास्थ्य, लिंग असमानता और भी अन्य चीज़ें शामिल है, पॉवर्टी, और ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए इनको गोल दिया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ को। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आई, इंजेती श्रीनिवास, ये कौन है? इंजेती श्रीनिवास भारत की नवगठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का पहला अध्यक्ष होंगे। क्या है ये, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए, ये पहले तो ये जानिए इंजेती श्रीनिवास कौन है। ये 1983 बैच के IAS हैं, उड़ीसा के, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जान लीजिए, IFSCA क्या होता है भाई, तो ये IFSCA यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, यानी जो ये नियम है, इसके ऊपर ये कब लाया गया था बिल, तो 12 दिसंबर 2019 को ये बिल लाया गया था। और उसके बाद ये पास भी हुआ। कब पास हुआ? 27 अप्रैल 2020 को ये इन्होंने इसकी केंद्र की स्थापना कर दी। अब ये करेंगे क्या? देखिए, भारत में बाहर से आने वाला धन, चाहे वो जिस भी फील्ड FDI हो, चाहे भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हो, चाहे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो, और भी कई तरीके होते हैं जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसकी जांच करेगा, ठीक है ना, कि वो कहाँ से आ रहा है, सच में उसका यूज़ सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका यूज़ गलत तरीके से तो नहीं हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की जाँच करेगा, ठीक है ना, ये केंद्र। ठीक, चलिए, अब ये कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई। चलिए, और चीज़ों के बारे में जान लीजिए, ये मैं डाल दूंगा वहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आई उसके बारे में जान लीजिए। क्या है भाई, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत सहित अपने सभी सहयोगियों को रूस के साथ लेन देन रोकने के लिए कहा है। किस एक्ट के अंतर्गत? कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत। ये क्या है भाई, कार्ड्स एक्ट क्या है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले। चलिए, कार्ड्स एक्ट क्या है भाई? काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रो सैंक्शन एक्ट। अमेरिका ने 3 देशों, मेनली 3 देशों, कौन कौन से? रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, इनके साथ व्यापार अगर कोई कंट्री करती है तो उसके अंदर कार्ड्स एक्ट लगा दिया जाएगा। यह क्या है भाई कार्ड्स एक्ट? इसके अंदर ये एक प्रतिबंध लगाया जाएगा, ठीक है, कि कोई भी देश इससे व्यापार नहीं करेगा, इन 3 कंट्रियों से व्यापार नहीं करेगा। किसे? रशिया से, ईरान से और नॉर्थ कोरिया से। अगर कोई देश व्यापार करता है तो उसको अमेरिका जो है वो बहुत सारे एलिगेशन मतलब आरोप लगा सकता है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर फेल कर सकता है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये कार्ड्स एक्ट है जिसके अंदर अभी भारत ने, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सुखोई रसिया से ले रहा है, S-400 रसिया से ले रहा है। इस तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट जो है, सऊदी अरेबिया के बाद भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है रसिया से जो लेता है, ठीक है ना। और हाल ही में सुखोई और MiG-21 और S-400 मैंने आपको बताया था ये खरीद रहा है। इसके बाद इसराइल, फिर फ्रांस और फिर USA से भी मंगवाता है। मतलब पहले तो रशिया से मंगवाता है, इसके बाद इसराइल और फ्रांस और USA से भी हथियार मंगाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रसिया से आते हैं। इंडिया ने USA से हथियार ना लेकर रसिया से हथियार लिए हैं, इसलिए ये कार्ड्स एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने चेतावनी भी दी, किसने? डोनाल्ड ट्रंप जी ने। भारत ने सुखोई और MiG के पहले S-400 भी रसिया से लिया था, ठीक है। चलिए, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 39,000 करोड़, 39,000 करोड़ इसकी कॉस्ट थी, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं।
काउंटरिंग अमेरिकन एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। कार्डसा क्या है, जनवरी 2018 से प्रभावी हुआ था, मतलब इसको लाया गया था प्रभाव में। अमेरिका सरकार को रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन में संलग्न संस्थाओं को दंडित करने में सक्षम बनाता है। मतलब ये कानून इनको प्राप्त है कि अगर कोई भी कार्डसा एक्ट ये किसी के ऊपर भी लगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कानूनी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दंडित करने के लिए बनाया गया है कानून। कौन सा, कार्डसा वाला। 2014 की यूक्रेन से क्रीमिया का उद्घोषणा और सीरियाई गृह युद्ध में शामिल होना। 2016 के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल देना। ये आप एक तरह से बोल सकते हो, ये इन्होंने बोला था। ठीक है ना। चलिए और जान लीजिए अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व बैंक ने के एमएसएमई क्षेत्र की उन्नति में सहयोग करेगा। विश्व बैंक किसमें सहयोग करेगा भाई, तो एमएसएमई फील्ड को, हमारी जो एमएसएमई फील्ड है जो बहुत ज़्यादा अच्छी वर्क करती है और इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। एमएसएमई जो फील्ड है, हमारे एमएसएमई सेक्टर है, तो उसको वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगा। ठीक है ना, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। कितने की, $750 मिलियन इतने का लोन देगा, ऋण देगा। मैंने आपको कई बार बताया कि अनुदान और ऋण में बहुत फ़र्क होता है, इसको आप चीज़ देख के चलिएगा। कोई कंट्री या कोई भी संस्था अगर किसी भी कंट्री को अनुदान कर रही है तो वो पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी कंट्री ऋण दे रही है, लोन दे रही है, तो वो चीज़ें, वो पैसा उनको एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर से ले लिया जाता है। ठीक है, तो विश्व बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र की उन्नति में सहयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। भारत के पेमेंट बैंक पेटीएम की जनरल इंश्योरेंस फर्म रहेजा क्यूबी का अधिकरण किया है। क्या है भाई, ये रहेजा क्यूबी एक स्टार्टअप कंपनी थी। ठीक है ना, तो ये एक जनरल इंश्योरेंस का काम करती थी। जैसे आपके अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं तो उनके ऊपर ये रहेजा क्यूबी ही काम करती थी, और अभी इसको पेटीएम ने खरीद लिया है। किसको, रहेजा क्यूबी को। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है पेटीएम भी इसको मतलब इसके फील्ड में जो ये काम करती है इंश्योरेंस का, इसमें अब पेटीएम भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। अच्छा, कितने में ख़रीदा है, तो $70 मिलियन में इसको ख़रीदा है पेटीएम ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश प्रत्येक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य था हर घर में गैस सिलेंडर देने का। ठीक है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करके उन्होंने योजना भी चलाई थी। तो इसके अंदर हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने प्रत्येक घर में एलपीजी गैस दिया है, कनेक्शन दिया है। ये इनका दावा है। ठीक है ना, और मे बी जब ये कई तरह के दावे करती हैं सरकार, तो उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स कितनी सही होती हैं वो तो सब जानते हैं। ठीक है ना, तो ये एक नॉर्मल सी न्यूज़ थी, हालांकि तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए पोर्टल महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है। किसने, अगर आपसे पूछा जाए महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किसने किया है, तो यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। इसमें क्या होगा भाई, जैसे किसी को नौकरी देनी है, जैसे किसी भी कंपनी को नौकरी देनी है, तो वो इस साइट में आकर रजिस्ट्रेशन करेगी, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट मतलब कितना, किस सेक्टर में जॉब दे रही है या किस फील्ड में काम करवाना चाहती है, और कितने कैंडिडेट्स, क्या क्या प्रोसीजर है, तो ये इसको फिल करना पड़ेगा। और जैसे जो लोग भी हैं जो इनके लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे इनका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो महार जॉब्स पोर्टल था। केंद्र सरकार ने चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। क्या है भाई, इसके बारे में भी पूरा जान लेते हैं। चंबल एक्सप्रेसवे क्या है। अच्छा, ये चंबल नदी के पास की ज़मीन पर निर्माण किया जाएगा। इसका मंजूरी कितने की मिली है, 8,250 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है चंबल एक्सप्रेसवे को। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर उसके बाद एक और मैं पेज दिखाऊंगा आपको, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, किन किन राज्यों से गुजरेगा, राजस्थान, यूपी, एमपी, इन 3 जगहों से गुजरेगा। राजस्थान में कितनी जगह लेगा, 78 किलोमीटर। यूपी की कितनी जगह लेगा, 309 किलोमीटर। और एमपी की कितनी जगह, सॉरी एक सेकेंड, डेटा थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, एक बार फिर से बताता हूँ मैं। राजस्थान की कितनी ज़मीन लेगा, 78 किलोमीटर। यूपी की कितनी जगह लेगा, यूपी की लेगा 17 किलोमीटर। और एमपी की कितनी लेगा, 309 किलोमीटर। क्योंकि आप जानते हो चंबल नदी का अधिकांश भाग जो है वो यहाँ से गुजरता है। और यूपी के किस जगह से गुजरेगी, ये जगह इटावा के पास से। इटावा के पास चंबल नदी का जो उत्थान है, मतलब जहाँ से मतलब चंबल गुजरती हैं इटावा के पास से, वहाँ पे ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, मतलब वहाँ से निकलेगा। तो 78 किलोमीटर राजस्थान से, 17 किलोमीटर यूपी से, और 309 किलोमीटर एमपी से इस जगह ली जाएगी।
अच्छा, और चीज़ समझिए कि आपको पता है भाई गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना, दोनों मिलती हैं कहाँ पे, गंगा और यमुना, जो गंगोत्री मतलब गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना, ये दोनों नदी कहाँ पे जाके मिलती हैं, प्रयागराज में। कहाँ पे जाके मिलती है, प्रयागराज में। दूसरी चीज़, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सहायक नदी हैं किसकी, यमुना की। और ये कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है इसमें विकास और कई तरह के आसानी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा जो माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और जो लोगों को आसानी हो जाएगी, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। अच्छा, ये इटावा, जो यूपी का इटावा है, यहाँ से कहाँ तक जाएगी रोड, तो ये इटावा से लेके कोटा राजस्थान तक जाएगी रोड। ठीक है, चलिए और कुछ चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। 8,250 करोड़ का प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से जोड़ने में मदद करेगा। ठीक है ना। और क्या करेगा, केंद्र सरकार ने राज्यों के से परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और कर राहत में तेजी लाने का आग्रह किया। मतलब इन्होंने कहा है कि भूमि भी हमें चाहिए, आप भूमि का अधिग्रहण करवाइए, जल्दी से जल्दी जगह दीजिए हमें, और पर्यावरण मंजूरी भी दीजिए कि अगर कहीं पे ऐसा है कि पर्यावरण बीच में आ रहा है तो वहाँ पे जो भी आप कर सकते हैं, उस पर्यावरण मतलब पर्यावरण को भी बचाना है और जगह भी देनी है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर आप काम तेज़ी से करिए। यह परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली कोलकाता गलियारे, उत्तर दक्षिण गलियारे और पूर्व पश्चिम गलियारे के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ क्रॉस कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे मतलब आयात निर्यात और आवागमन में आसानी होगी। ठीक है, अभी ये नहीं क्लियर हुआ है कि ये एमपी, यूपी और राजस्थान की किन किन जगहों से होके जाएगी। ये जैसे क्लियर होता है और ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जर्मनी ने 2038 तक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है। क्या है भाई इसका पूरा सीन, तो ये आप जान लीजिए। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़, ये जर्मनी ही नहीं सब कंट्रीज़ की बात होती है कि वो ऊर्जा के लिए जितनी भी हार्मफुल चीज़ें जो एक तरह से पर्यावरण को इन्फेक्ट करती हैं, तो उनको कम करना है, मतलब पर्यावरण को बचाना है, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो इन्होंने हर एक कंट्री ने शपथ ली थी इसके बारे में। ठीक है ना, तो इसमें जर्मनी ने अब कहा है कि 2038 तक, कब तक, 2038 तक ये ऊर्जा के लिए कोयले का यूज़ नहीं करेगा। 2050 तक ग्रीन हाउस गैस इंसेशन को बंद कर देंगे, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं उनको भी कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ देख लीजिए, ये सब अर्थ को प्रदूषण मुक्त करने के लिए करा जा रहा है। ठीक है ना, यूएन के साथ कई देशों ने कहा था, कब कहा था, अब आपको मैं आगे बताऊंगा कब कहा था। यूएन के साथ पहले कई देशों ने मीटिंग में कहा था कई इस बारे में भी, और इंडिया भी इसी में शामिल था। इंडिया ने भी कहा था 2030 तक, इंडिया ने क्या कहा था भाई, 2030 तक, कब तक, 2030 तक 40% फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल का यूज़ बंद कर दिया जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज़ की जाएगी, इलेक्ट्रिक्स वाहन जो है वो बनाए जाएंगे। ये पहले कहा गया था, हालांकि अभी कोविड-19 चल रहा है तो विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि इस देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाएंगे, तो वो अगर 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है तो 21% की तेज़ी से अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, 21% की ग्रोथ कौन ला कर देगा, लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग मान भी सकते हैं कि हाँ ग्रोथ आ गई, तभी ये जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी है इसका सपना पूरा होगा। हालांकि ऐसे नहीं हो पाएगा, सबको साथ में काम करना पड़ेगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं भाई, ग्रीन हाउस गैसेस के कम करेगा, जाहिर सी बात है। H2O यानी वाटर वेपर जो होता है, CO2, CH2, N2O और O3, कौन कौन से मैंने बताई, H2O, CO2, CH2, N2O और O3, ये सारी ग्रीन हाउसेस गैसें होती हैं, इनका इंसेंशन कम किया जाएगा। और चीज़ें जान लीजिए, जर्मन सांसदों ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में देश में लंबे समय तक प्रतीक्षित चरण आउट कोयलों को अंतिम रूप दिया है। एक योजना के अनुसार जो पर्यावरणीय समूह का कहना है कि पर्याप्त महत्वाकांक्षी नहीं है और मुक्त बाजार करदाताओं के पैसे की बर्बादी के रूप में आलोचना करते हैं। मतलब ये जो एनवायरनमेंट को एक तरह से प्रॉब्लम हो रही है, इस सब के लिए ये किया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित बिलों में शुक्रवार को संशोधन किया गया। 2038 तक अंतिम कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को बंद कर दिया जाए और प्रभावित क्षेत्रों को संक्रमण से निपटने में मदद के लिए कुछ 40 बिलियन यूरो खर्च किए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का आकलन के लिए NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा KS रेड्डी की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। क्या है भाई ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? अच्छा, इसके अध्यक्ष होंगे, एक समिति बनी है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, KS रेड्डी।
अच्छा, अब क्या होगा, देखिए कोविड-19 में मानव अधिकारों का हनन हुआ है, उसका आकलन ये कमेटी करेगी। ये जो कमेटी समिति है ये उसका आकलन करेगी, किस तरह से कोविड-19 में जो ह्यूमंस हैं उनके जो राइट्स हैं, लोगों के राइट्स हैं, उनको जो है वो प्रॉब्लम हुई है और उनमें जो उनका हनन हुआ है एक तरह से। ठीक है, चलिए और जान लीजिए NHRC कब हुई थी, यानी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी। इसमें कितने लोग होते हैं, एक चेयरपर्सन और 7 पर्सन, यानी एक चेयरमैन और 7 पर्सन होते हैं। इसके अभी चेयरमैन कौन है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो HL दत्तू। कौन है, HL दत्तू इसके चेयरमैन है। ठीक है ना, चलिए ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो निकल के आई। USA के सभी F1 और M1 वीज़ा धारकों को, विद्यार्थियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। देखिए इस चीज़ में मैं आपको बता रहा था कि अभी इसके बारे में बात करूँगा, तो अभी ये चीज़ आ गई है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ऑनलाइन जो छात्रों को वापस भेजने का काम हो रहा है, तो USA के F1 और M1 वीज़ा धारकों को, विद्यार्थियों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है। तो ये अभी मैंने जो न्यूज़ बताई थी उसी का है। मतलब देखिए 2 टाइप के, अब इसमें जान लीजिए 2 टाइप के F1 और M1 वीज़ा होता है। F1 वीज़ा किसको दिया जाता है, जो BSc BA MSc जो नॉर्मल डिग्री कंप्लीट करने गए हैं, ठीक है, उनको F1 टाइप का वीज़ा दिया जाता है। और जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं छात्र हैं, BA BTech MTech इस टाइप की डिग्री जो पाना चाहते हैं, वो टेक्निकल डिग्री के अंदर आते हैं और उनको M1 वीज़ा दिया जाता है। तो अभी मैंने जैसे हालांकि पहले अभी बोला थोड़ी देर पहले कि ऑनलाइन क्लासेस का इशू है इस तरह से, तो इसलिए इनको F1 और M1 वीज़ा की अनुमति, मतलब इनको बोला गया है, जितने भी वीज़ा वाले हैं इनको बोला गया है कि आप बाहर चले जाइए। ठीक है ना। इंडिया से 2017 और 18 में 2,51,290 छात्र कहाँ गए थे, USA। कितने, 2,51,290 इतने बच्चे जो है वो कहाँ गए थे, USA। ठीक है, चलिए और इसके बारे में जान लीजिए। हाल ही में USA ने घोषणा की कि F1 और M1 वीज़ा धारकों को जो केवल मॉडल लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें USA में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोविड-19 महामारी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के कई विश्वविद्यालय गिर सेमेस्टर के लिए अपनी सभी कक्षाओं को ऑनलाइन स्थानांतरित करने की योजना बना रहे हैं। पतन सेमेस्टर अगस्त के अंत में शुरू होता है और दिसंबर अंत के जनवरी शुरुआत में समाप्त होता है, जबकि स्प्रिंग सेमेस्टर जनवरी और शुरू होता है और मई के समाप्त में समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP ने जूनोटिक डिजीजेस पर रिपोर्ट जारी की है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये रिपोर्ट जारी की गई है। क्या है भाई इसमें, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए ये रिपोर्ट किसने किसने निकाली है, तो ये कि UNEP और इंटरनेशनल लाइव स्टोर रिपोर्ट, ये किसने निकाली, इन दोनों ने मिलकर निकाली है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट ILRI, अबाउट 60% ऑफ नोन इन्फेक्शन डिजीजेज इन ह्यूमन एंड 75 ऑफ ऑल इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीजेज आर जूनोटिक, यानी 65% से 75%, यानी 65% और 75% जो बीमारियां होती हैं वो जूनोटिक होती हैं। कैसे जूनोटिक होती हैं, मतलब जो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती है वो जूनोटिक डिजीजेज बोलती जाती हैं। रिपोर्ट कब प्रस्तुत मतलब पेश की गई, वर्ल्ड जूनोटिक डे 6 जुलाई को। जैसे आपसे पूछ लेगा 6 जुलाई को मतलब वर्ल्ड जूनोस डे कब मनाया जाता है, तो 6 जुलाई को ये रिपोर्ट निकल के आई। ठीक है ना। कर्नाटक राज्य ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना की शुरू की है। ये नेकर सम्मान क्या होता है भाई, इनके बारे में जान लीजिए। बुनकर होते हैं यानी जो कपड़ा बुनते हैं, ये कर्नाटक के CM है, आप बताएंगे कौन है ये। ठीक है ना। तो ये बुनकरों के लिए ये शुरू की जाएगी योजना। अच्छा, ये कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है ना। अच्छा, और क्या है, इनके लिए सेवा सिंधु पोर्टल, क्या, सेवा सिंधु पोर्टल, ये एक लॉन्च किया जाएगा जिसमें बुनकरों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उनको मिलेगा क्या, 2000 रुपीज़ पर ईयर। किसको, बुनकरों को कर देगा कर्नाटक सरकार। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अपने सैनिकों को 89 मोबाइल एप्लीकेशन हटाने का आदेश दिया है।
अच्छा, अभी जैसे कि आपको पता होगा 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया गया था, उसी तरह भारतीय सेना को, देखिए जैसे भारतीय सेना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरह के इशू होते हैं जब, देखिए हर, अभी आप जानते हैं FB, इंस्टा और भी कई तरह की जो ऐप्स हैं इनमें 89 मोबाइल ऐप्स में बंद की गई। मतलब इनको बोला गया है कि इंडियन मिलिट्री जो है वो इसका यूज़ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसमें कौन कौन शामिल है, मैंने आपको बताया, FB, इंस्टा, ट्रू कॉलर, टिंडर, पबजी और भी कई ऐप्स हैं जो डिलीट करवाया जाएगा सैनिकों से, ठीक है ना। ये नहीं चलाएंगे क्योंकि इसे, इनके कई तरह के पर्सनल इश्यू हो जाते हैं और सेना में, सेना की जो प्राथमिकता है और सिक्योरिटी है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, आप अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले 2 लोग पकड़े गए थे, वो सेना के ही थे और उनको सेना की मुखबिरी करने मतलब सेना की जासूसी करने के जुर्म में पकड़ा गया था और वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए थे। हनी ट्रैप क्या होता है भाई? आप फेसबुक में बहुत तरीके की आप फेक आईडी होती हैं जिसमें से लोगों को फंसाया जाता है और फिर उनसे जानकारी उगलवाई जाती है और लोग कई बार जानकारी दे भी देते हैं, ठीक है ना। तो इसके तहत ये 89 ऐप्स जो हमारी सेना है वो हटा देगी, ठीक है। चलिए, भारत दक्षिण चीन सागर में अपना आवागमन बढ़ाएगा। क्या है भाई? इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण चीन महासागर SCS, दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को संतुलित करने के लिए फिलीपीन के रक्षा मंत्री ने घोषणा की है। क्या घोषणा की है? कि भारत ने दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन गतिविधियों की अंजाम देने का इरादा जताया। मतलब भारत और फिलीपींस, इन दोनों को दक्षिण चीन महासागर में उतरना होगा और इसके लिए काम करने पड़ेंगे क्योंकि चीन जो है वो अधिकतर क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा रहा है और धीरे धीरे एक किसी भी कंट्री की बाउंड्री जो है वो एक तरह से बंद कर ले रहा है ताकि उन देशों पर ये अधिकार कर सके। तो इसके लिए ये सारी चीज़ों का काम किया जा रहा है। लॉन्स रेना के आगे आरोप लगाए कि दक्षिण चीन सागर में चीन के नौसैनिक अभ्यास चिंता का कारण है। देखिए, चीन के नौसैनिक विभाग मतलब जो नौसेना है वो कई जगह पे अपना कब्जा कर रहा है, हर फील्ड पे चीन कब्जा करने की फिराक में है, तो इसके लिए ये सारे अभ्यास किए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में नेपाल ने भारतीय निजी समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगाई है। मतलब कोई भी, यानी दूरदर्शन को छोड़ के, इन्होंने क्या कहा है कि दूरदर्शन को छोड़ के कोई भी यहाँ पर चैनल जो है वो नहीं पड़ेगा, मतलब चलाएगा। क्यों? क्योंकि नेपाल और भारत के रिश्तों को बिगाड़ने में इनका बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने कहा, नेपाल का ये स्टेटमेंट है कि भारत और नेपाल के रिश्तों को बिगाड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो भारत की निजी समाचार कंपनी है, चाहे वो किसी भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको खुद पता है, केवल इन्होंने दूरदर्शन के अलाउ किया है कि बस इस दूरदर्शन की न्यूज़ जो है वो नेपाल के अंदर चलाई जाएगी, ठीक है ना। चलिए, देखिए नई जो न्यूज़ है, उड़ीसा राज्य सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला ही राज्य बना है। क्या है भाई? देखिए, उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। क्या होगा भाई? कि सरकारी ज़मीन, देखिए बहुत सारी जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास बहुत सारी गवर्नमेंट जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, वो होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं सरकारी ज़मीन पे भी और उसमें बहुत सारा केस चलता रहता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया है भाई कि इन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया है। क्या है वो? भुवनेश्वर लैंड सिस्टम का नाम क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम, BLUIS, एक ऐसा सिस्टम है जो सरकारी ज़मीन पर जियो टैगिंग करेगा। जियो टैगिंग क्या होती है? देखिए, जैसे आप गूगल मैप्स खोलते हो तो उसमें लिखा होता है कि किसी कैफ़े का नाम होता है, चिड़ियाघर का नाम होता है, ये कोई भी दुकान का नाम होता है पर्टिकुलर, तो वो एरिया टिक किए होते हैं, तो आपको जहाँ भी जाना होता है आप वहाँ पे एरिया वाइज चले जाते हो उनके थ्रू। तो इसी तरह से ये भी काम करेगा, भुवनेश्वर लैंड यूज़ इंटेलिजेंस सिस्टम काम करेगा कि सरकारी ज़मीनों पर जियो टैगिंग कर देगा। मतलब उनको मार्क कर देगा कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन है और वो जो सैटेलाइट होगी ऊपर से वो निगाह रखेगी, अगर कोई भी इसमें हलचल हो दिखाई पड़ती है ऊपर से, ठीक है ना, या कोई भी चीज़ इन पे कब्जा होता है या कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी सैटेलाइट से और इसको गवर्नमेंट को तुरंत सूचना मिल जाएगी और उस पर जो तुरंत एक तरह से इंक्वायरी होती है वो होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, केंद्र सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए किफ़ायती किराया आवास योजना शुरू की है। क्या है भाई? किफ़ायती किराया आवास योजना, इसके बारे में जान लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूर के लिए लिया गया ये बहुत अच्छा कदम है, हालांकि ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। 2015 को क्या कहा गया था कि 2015 को ये कहा गया था कि 21 मार्च 2020 तक
20 मिलियन यानी 2 करोड़ घर बनाएगी सरकार शहरी क्षेत्रों में, जिनको किसको दिया जाएगा, जो प्रवासी मजदूर हैं या कामगार हैं और जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं वो इनमें सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इन पर अगर लोग उन्हें इनसे ये मतलब जो अलग अलग जगहों पर ये शहरी क्षेत्रों में ये जगह मतलब जो घर बनाए गए हैं इन पर इनकी नगर पालिकाओं में ये सूचना दे दी गई कि अगर लोग इन्हें किराए पर लेना चाहें तो ले सकते हैं और इन्हें कम रेंट पर दिया जाएगा। और कितने सालों तक, 25 सालों तक ये चीज़ें दी जाएंगी। तो ये किफ़ायती किराया आवास योजना है जो केंद्र सरकार ने कामगारों के लिए बताया है। अच्छा, हरियाणा सरकार ने समाधान से विकास योजना शुरू की है। क्या है भाई ये? देखिए, हरियाणा सरकार रियल एस्टेट वालों से उनकी बिल्डिंग्स के पास के क्षेत्र का विकास करने के लिए पैसा लेती है। मतलब कोई भी सरकार हो, हरियाणा सरकार नहीं, कोई भी सरकार होती है, ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं, कोई भी सरकार होती है, तो जैसे बड़ा कोई रियल एस्टेट बिजनेसमैन है जो, तो उससे क्या होता है कि भाई जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उसके आसपास की जो एरिया उसको डेवलपमेंट करने के लिए उससे पैसे लिए जाते हैं कुछ टैक्स के रूप में, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि कोविड-19 के चलते बहुत सारी चीज़ों को इसमें बदलाव लाया गया। तो इन्होंने किसने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो रियल एस्टेट में जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो बना रहे हैं उनके पास के क्षेत्र का विकास करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, तो सरकार ने कहा है कि एक बार में अगर ये पैसा जो है वो जमा कर देंगे तो इसमें इन्हें छूट मिलेगी। और केंद्र द्वारा इसी तरह की जो योजना है वो पहले लाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा। कौन सी योजना लाई गई थी? केंद्र सरकार ने जो योजना लाई थी विवाद से विश्वास नाम था उसका। और ये कौन सी योजना लाए? समाधान से विकास, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के ने युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया है। यानी इन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास यानी NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट मिलके युवाओं को, यानी जितने भी युवा हैं उनको डिजिटल, एक तरह से डिजिटल लर्निंग दी जाएगी ताकि वो किसी भी फील्ड में काम करने के लिए श्रेष्ठ हो, मतलब अच्छे से उनको डेवलप किया जाएगा, उनको अच्छी अच्छी स्किल सिखाई जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट और NSDC मिलकर उनको ऐसी स्किल सिखाएंगी जिसमें उनके आगे के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। उनको जब बहुत ज़्यादा स्किल आएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के एक, प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन रीवा में किया है। कहाँ पे? MP में है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट सौर परियोजना का उद्घाटन किया। ये 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए 175 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसमें 100 गीगावाट की सौर स्थापित क्षमता शामिल है। यह एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो ये MP के रीवा में स्थापित है और इन्होंने अभी अभी इसका उद्घाटन किया। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें से एक सौर पार्क कुल क्षेत्रफल 1500 हेक्टेयर के अंदर 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयाँ शामिल हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ निकाल गया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ मंजूरी रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। क्या है भाई ये? पूरा मैटर जान लीजिए। हाल ही में केंद्र मंत्रिमंडल ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों PSGIC, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड कंपनी, इनके ऊपर एक तरह से अमाउंट जो है वो सरकार फिक्स करेगी ताकि जो इनको लॉस हुआ है वो रिकवर हो पाए। भारत में बीमा के लिए प्राथमिक बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI है जो इनको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी। उम्मीद है आपको वीडियो मतलब अच्छा लगा और समझ में आया। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको उसे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ चल रही है, उसके 3 पार्ट जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं। चौथा पार्ट मे बी ट्यूसडे को आ जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स की और भी कई तरह की कटिंग्स हो गई, पेपर कटिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो वहाँ पे हम शेयर करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।